दोस्तों, आज इस वीडियो में वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए एक ऐसे आविष्कार के बारे में अध्ययन करेंगे जिसके बारे में शायद कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं अंतरिक्ष के सफर पर। दोस्तों, जब भी अंतरिक्ष में किसी रिसर्च की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा या रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस। जी हाँ, पर यहाँ जिस चीज का जिक्र हम करने वाले हैं वो धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर पृथ्वी की लो ऑर्बिट पर चक्कर काट रही है, जिसे हम ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। मानव के कई बड़े आविष्कारों में एक नाम इस स्पेस स्टेशन का भी आता है। ISS में मौजूद कई वैज्ञानिक सालों से चांद और तारों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आखिर ये जगह कहाँ है और ये स्पेस स्टेशन धरती से कितनी दूर है? इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए हमें 20वीं सदी से शुरुआत करनी होगी। हमारी धरती, जो कि ब्रह्मांड में मौजूद कई सारे रहस्यों से भरी पड़ी है, उसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक अलग अलग तरह के यान तैयार करके पृथ्वी से स्पेस में भेजते हैं। ऐसा ही एक आइडिया 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ साइंटिस्ट्स को आया, जैसे हरमैन ओबर्ट, वर्नर वॉन ब्रॉन और कॉन्स्टेंटिन त्सायोल्कोव्स्की। इन्होंने सोचा क्यों ना हम पृथ्वी से बाहर अपना एक ऐसा स्टेशन तैयार करें जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स रह सके और काफी बारीकी से पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर सके। इन सब के चलते दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन 19 अप्रैल 1971 को रूस द्वारा बनाया गया और पृथ्वी की ऑर्बिट तक लॉन्च किया गया। उस समय कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की होड़ के साथ और भी कई साइंटिफिक चीजों की होड़ की जा रही थी। इसलिए रूस के बाद अमेरिका में नासा भी पीछे हटने वालों में से नहीं था और उन्होंने भी 14 मई 1973 में स्काईलैब के नाम से एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करवाया। पर ये स्टेशन सागर में बस एक बूंद की तरह थे, क्योंकि इसके बाद जो सामने आया वो था दुनिया का सबसे बड़ा और एक्सपेंसिव स्टेशन, जिसका नाम था द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों, साल था 1984 जब US ने फ्रीडम नाम से एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया जो कि कुछ इस तरह का दिखने वाला था। पर सरकार की तरफ से जब नासा को फंडिंग मिलना बंद हो गया तो ये प्रोजेक्ट भी रुक गया। फिर आया साल 1998 जब इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया, पर इस बार अमेरिका अकेला नहीं था। अमेरिका ने रूस के साथ मिलकर इसे दोबारा शुरू किया। बाद में जापान की स्पेस एजेंसी JAXA, यूरोपीय एजेंसी ESA और कनाडा की CSA समेत कुल 15 एजेंसियां इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। 1980 के दशक से शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट 20 नवंबर 1998 से लेकर 2011 के बीच में जाकर पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। वैसे तो ये आप लोगों को दिखने में जितना छोटा लग रहा है, ये उससे कई गुना ज्यादा साइज में बड़ा है। यानी कि इसका साइज एक फुटबॉल फील्ड के जितना बड़ा है। इस स्पेस स्टेशन के अंदर 6 बेडरूम, 2 बाथरूम, एक जिम और एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक 360 डिग्री वाली एक बे विंडो भी है, जिसे कहते हैं क्यूपला, जिसमें 7 विंडोज है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को बाहर का नजारा देखने के लिए बनाई गई है। एक बार में स्टेशन में केवल 6 लोग ही रह सकते हैं, वो भी बस 6 महीने के लिए। उसके बाद दूसरे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, फिर वो वहाँ पर 6 महीने रुकेंगे। अगर इसके वजन की बात करें तो वो करीब 9,25,335 पाउंड यानी कि 4,19,725 किलोग्राम है। ये 250 मील यानी कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो वो करीब 109 मीटर है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एकमात्र ISS ही है जिसे बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगा है। इसे बनाने में करीब 150 बिलियन डॉलर लगे हैं। अगर रुपयों में इसका अंदाजा लगाया जाए तो कैलकुलेटर भी इसकी गणना नहीं कर पाएगा। ISS के सोलर पैनल्स के आकार के कारण आप इसे धरती से देख सकते हैं। ये बिल्कुल आपको एक चमकते हुए स्टार की तरह ही दिखाई देगा। दोस्तों, अगर किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेसशिप से स्पेस स्टेशन तक का सफर तय करना है तो उसे करीब 4 घंटे तक का समय लग सकता है। स्पेस स्टेशन में मौजूद सोलर एरेस जिनकी वजह से इसको एनर्जी मिलती है, यानी कि ये सोलर एरेस सूरज की रोशनी से मिली रेडिएशन से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे स्पेस स्टेशन चमकता है। स्पेस स्टेशन बनाने का मेन गोल स्पेस में रहकर स्पेस एक्सपेरिमेंट्स करना है। इसलिए सारी कंट्रीज ने अपने लिए एक अलग एक्सपेरिमेंटल लैब बनाए हैं। अमेरिका के एक्सपेरिमेंटल लैब का नाम है डेस्टिनी, जापान का एक्सपेरिमेंटल लैब कीबो और ESA का एक्सपेरिमेंटल लैब कोलंबस है। रूस के एक्सपेरिमेंटल लैब का नाम है पॉल्स। एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रक्चर की मदद से ये सभी एक दूसरे से अटैच्ड है, जिसका नाम है ट्रस। इसी ट्रस की मदद से सारे स्पेस मॉड्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड है। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि आखिर एस्ट्रोनॉट्स जो कि स्पेस में जाते हैं वो किस चीज से स्पेस तक पहुंच पाते हैं? आइए थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। स्पेस शटल सोयूज दुनिया का अब तक का सबसे बेहतरीन स्पेस शटल है, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स स्पेस तक जा पाते हैं। इसमें मौजूद ये जो बीच का हिस्सा है इसे ही स्पेस शटल कहते हैं, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर लौट पाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ वापस आने तक का ही फ्यूल होता है। बाकी ये 3 बूस्टर्स है जिनकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष तक जा पाते हैं। इन तीनों बूस्टर्स के अंदर ज्यादा फ्यूल होता है, क्योंकि अंतरिक्ष तक जाने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वापस धरती में लौटते वक्त ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण फ्यूल अधिक नहीं लगता, इसलिए स्पेस शटल में कम मात्रा में फ्यूल होता है। स्पेस में सक्सेसफुली पहुंच जाने के बाद ये स्पेस शटल ISS से जाके अपने आप को अटैच्ड कर लेता है, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन के अंदर जा पाते हैं। स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए हर दिन 1.7 किलोग्राम के हिसाब से खाना अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसमें से 450 ग्राम वजन तो खाने के कंटेनर का होता है। स्पेस में ग्रेविटी ना होने के कारण एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना 0 ग्रेविटी को ध्यान में रखकर पकाया जाता है। पानी की कमी ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष यात्रियों और लैब में मौजूद जानवरों के यूरिन को फिल्टर करके स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में डाल दिया जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को पानी की कमी नहीं होती। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीजन जनरेशन के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जिस वजह से यात्रियों को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल पाती है। स्पेस स्टेशन के अंदर एस्ट्रोनॉट्स के रहने के क्वार्टर्स बिल्कुल अलग होते हैं, जो कि कुछ कैप्सूल टाइप के होते हैं, जिन्हें कहा जाता है प्रेशराइज्ड चेम्बर्स। प्रेशराइज्ड होने की वजह से यहाँ पे कोई भी एस्ट्रोनॉट विदाउट स्पेस सूट आराम से रह सकता है। दोस्तों, स्पेस में स्टेशन की मरम्मत और बाकी कोई बाहरी काम करना या फिर किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस वॉक के लिए जाना हो तो इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को एक एयरलॉक अटैचमेंट का यूज करना पड़ता है। लेकिन स्पेस में हर छोटे बड़े काम के लिए बार बार बाहर जाना मुश्किल है, इसलिए कनाडा के CSA ने इस स्पेस स्टेशन के लिए 2 हाथ बनाए, जिनका नाम कैनाडाम रखा गया। ये कैनाडाम से एस्ट्रोनॉट्स अंदर बैठे बैठे ही बाहर का काम कर सकते हैं। दोस्तों, स्पेस स्टेशन के सेंटर में जो प्रेशर चेम्बर्स है वो ठीक ISS के सेंटर में है,
जो कि 2 सेगमेंट्स में डिवाइड है, जिसमें एक पूरा का पूरा रशिया का है जिसका नाम है रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट, और जो दूसरा सेगमेंट है वो अमेरिका का है जिसमें कनाडा, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गिने चुने क्वार्टर्स है जिन्हें हम मॉड्यूल्स भी बोल सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि आखिर स्पेस स्टेशन क्या है, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आखिर इतना बड़ा स्पेस स्टेशन स्पेस में भेजा कैसे गया? वेल दोस्तों, इसे स्पेस तक भेजने के लिए ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो इतना बड़ा या शक्तिशाली हो कि पूरे ISS को एक बार में अंतरिक्ष में लॉन्च कर सके। इसलिए पहले इसके मॉड्यूल्स को डिजाइन किया गया जो कि कुछ इस तरह से बनाए गए ताकि ये स्पेस में जाके आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, यानी कि इन्हें हम डॉकिंग पोर्ट्स बोल सकते हैं, जिनकी वजह से इन सारे मॉड्यूल्स को जोड़ने में काफी आसानी होती है। सबसे पहला मॉड्यूल रशिया का जारिया है जो कि 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद कई और मॉड्यूल्स को क्रमिक रूप से लॉन्च और तैनात किया गया, और इसी तरह हर कंट्रीज ने अपने अपने मॉड्यूल्स को स्पेस में भेजा और इन्हें ऑर्बिट में ही अटैच करा। इसी तरह इसके सोलर पैनल्स भी ऑर्बिट में रॉकेट की मदद से ही भेजे गए, तब कहीं जाके एक स्टेडियम जितना बड़ा स्पेस स्टेशन तैयार हो सका। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से काम करता है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दुनिया का पहला मैन मेड स्ट्रक्चर जो कि हमारे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। सो फ्रेंड्स, अब करते हैं वीडियो को खत्म। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और फैक्ट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। अब मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक पर नए थॉट्स के साथ। धन्यवाद।